दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति संगठन की ताकत के सामने जी चुराता हुआ नजर आता है और संगठन जो लंबे वक्त से कसमसा रहा होता है, उस संगठन को यदि सत्ता से आगे बढ़ने की और सत्ता की लगाम कसने की जरूरत महसूस होती है, तो सत्ता अक्सर जी चुराने लगती है। और सत्ता जब जी चुराने लगती है तो स्वाभाविक है कि सत्ता और संगठन के बीच जब जंग की स्थिति होती है, तो देश के अंदर फील गुड और इंडिया शाइनिंग जैसे नतीजे ही आमतौर पर देखने को मिलते हैं। कमोबेश यही भाजपा और संघ के बीच हो रहा है। संघ की सालाना बैठक दिल्ली में हो रही है। देश भर के 250 से ज्यादा प्रचारक दिल्ली में जुट रहे हैं। 4, 5, 6 तारीख जुलाई महीने की, यानी अब से 72 घंटों के बाद दिल्ली में पूरे संघ की लीडरशिप आएगी। आरएसएस की पूरी लीडरशिप होगी। मोहन भागवत होंगे तो दत्तात्रेय होश बोले भी होंगे। नागपुर से पूरी कार्यकारिणी होगी तो देश भर के प्रांत प्रचारक और क्षेत्रीय प्रचारक होंगे। अलग अलग अनुसांगिक संगठनों के प्रभारी होंगे। लेकिन इन सब के बीच जो नहीं होंगे, उनकी जानकारी भी बड़ी दिलचस्प हो चली है, क्योंकि जो नहीं होंगे उनके ऊपर कई सारा लेबल चस्पा है। पहला लेबल तो यही चस्पा है कि वो संघ के पहले प्रचारक थे, जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाए गए थे, पहले प्रचारक। और संघ के पहले प्रचारक जो मुख्यमंत्री बनाए गए, अटल बिहारी वाजपेयी, जब उन मुख्यमंत्री को हटाना चाहते थे, तब उनके पीछे कोई मजबूती के साथ खड़ा हो गया तो वो संघ था। याद कीजिए 2002 की गोवा कार्यकारिणी, किस तरह से इस्तीफे का पुरजोर विरोध किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी की पूरी योजना खटाई में पड़ गई। चाहे जसवंत सिंह हो या उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की जो कोठरी थी, वो कोठरी एकदम से संघ की ताकत के आगे निस्तेज पड़ गई थी। लेकिन अब साल बदल चुका है, दौर बदल चुका है। उस घटना को 23 बरस बीत चुके हैं और जो मुख्यमंत्री अपनी सत्ता बचाने के लिए संघ की शरण में शरणागत था, वो मुख्यमंत्री अब सत्ता के शीर्ष पर पिछले 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काबिज है। और जब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काबिज है, उसके बाद संघ की जरूरत कितनी महसूस हुई, ये सबने देखा। बात दरअसल ये है कि 4 तारीख से तकरीबन 2.5 दिनों तक चलने वाला संघ का एक सालाना मंथन कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हो रहा है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, यदि मेरी याददाश्त ठीक ठाक है, तो संभवतः यह पहला मौका है। शायद इसके पहले कोई हुआ हो तो मुझे याद नहीं, लेकिन संभवतः यह पहला मौका है जब संघ की एक बेहद महत्वपूर्ण सालाना बैठक दिल्ली में हो रही है। यह मोदी के पीएम बनने के बाद शायद यह पहला मौका है। लेकिन जब यह बैठक दिल्ली में हो रही है, उस वक्त प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर उसके पहले निकल रहे हैं। जी हाँ, 4, 5 और 6 जुलाई को दिल्ली में संघ की बैठक है और 2 जुलाई से 9 जुलाई तक नरेंद्र मोदी दिल्ली में नदारद होंगे। भारत में भी नदारद होंगे, बल्कि नरेंद्र मोदी होंगे कहां, तो नरेंद्र मोदी घाना में होंगे, नरेंद्र मोदी ब्राजील में दिखेंगे, नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो में दिखेंगे, नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना में दिखेंगे, नरेंद्र मोदी नामीबिया में दिखेंगे। भारत में नहीं दिखेंगे, दिल्ली में नहीं दिखेंगे। कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से अध्यक्ष का चुनाव पिछले 14-15 महीनों से लटका हुआ है, नए अध्यक्ष को लेकर तमाम तरह से मामला टालने की कोशिशें अनवरत रूप से जारी है। जेपी नड्डा का सुयोग्य उत्तराधिकारी से ज्यादा गुजरात लॉबी के प्रति प्रतिबद्ध उत्तराधिकारी ढूंढने की जो कवायद है, वो संभवतः जब पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो स्वाभाविक है कि नागपुर अपनी मुस्के कसने की कोशिश करेगा, नागपुर अपना शिकंजा कसने की कोशिश करेगा। और जब जब नागपुर ने शिकंजा कसने की कोशिश की, तब तब यही देखा गया कि जब नागपुर ने मात खाई, तो अगली बार अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजते देर नहीं लगी। नागपुर ने कब मात खाई थी? नागपुर ने मात खाई थी 2002 में, जब कहा गया कि लाल कृष्ण आडवाणी को सत्ता देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन विकास पुरुष और लौह पुरुष की बात को किनारे करते हुए आडवाणी जी के नेतृत्व में विजय रथ की ओर प्रस्थान और न टायर्ड न रिटायर्ड जैसी बातों के सहारे अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता और खुद अटल बिहारी वाजपेयी संघ के सामने झुकने से जब इनकार करते हुए नजर आए, तो फील गुड और इंडिया शाइनिंग में भाजपा को बिखरते हुए पूरे देश ने देखा।
2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जब चुनावी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, तब दिल्ली की लॉबी को दरकिनार कर नागपुर से नितिन गडकरी को सीधे अध्यक्ष बनाकर दिल्ली भेजते हुए भी पूरे देश ने देखा कि संघ ने कैसे कमान अपने हाथ में ली। और संघ ने ही कमान अपने हाथ में अप्रत्यक्ष रूप से ली, जिसका नतीजा यह हुआ कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से दिल्ली पहुंचने के रास्ते में जो तमाम बाधाएं थी, वो तमाम बाधाएं एक एक कर दूर होती चली गई। लेकिन आज नरेंद्र मोदी भी वही है, संघ भी वही है, सरसंघ चालक भी वही है जो 2013 और 2009 में थे, और संघ भी वही है। नितिन गडकरी के समय भी सरसंघ चालक मोहन भागवत ही थे। नरेंद्र मोदी के दिल्ली के राज्यारोहण के वक्त भी सरसंचालक मोहन भागवत ही थे। लेकिन अब भागवत कथा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी हो जाएगी, या भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की समीक्षा को लेकर जिस तरह से 2015 में बिहार में चारों खाने चित्त हो चुकी है, क्या संघ अगले 3 दिनों की बैठक के दरमियान दिल्ली से गुजरात लॉबी को बैक टू द पवेलियन यानी वापस भेजने की रणनीति पर काम करेगा? संघ के ऊपर इस देश में किसी को एतबार नहीं होता, और स्वाभाविक भी है, क्योंकि संघ किसी भी तरह से सत्ता से टकराता हुआ नजर नहीं आया। संघ कभी भी सामने से टकराहट में यकीन नहीं रखता। कई बार इस देश में संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए, और संघ की जो विचारधारा है, व्यक्तिगत रूप से मैं भी उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि उस विचारधारा का कोई आर्थिक और सामाजिक दर्शन नहीं है, और वो दर्शन कम से कम मेरी ओपिनियन में, मेरी राय में, भारत की संस्कृति के साथ कतई मेल नहीं खाता। लेकिन ये एक अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संघ की संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है, ये तो कहने की बात नहीं है। पूरी बीजेपी इस बात को मानती है कि संघम शरणम गच्छामि। जो संघ कहता है वही डॉक्ट्रिन बीजेपी की डॉक्ट्रिन है, और जब वही डॉक्ट्रिन बीजेपी की डॉक्ट्रिन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद के दौर में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे नरेंद्र मोदी, जो कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी से एक मामले में एक पायदान आगे थे, वो पायदान कौन सा था? अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं सेवक थे, नरेंद्र मोदी उनसे ऊपर की पायदान यानी प्रचारक की भूमिका में थे। लेकिन प्रचारक देश के अंदर की परिस्थितियों को, भाजपा और संघ के अंतर संबंधों की परिस्थितियों को दरकिनार कर त्रिनिदाद एंड टोबैगो चला जाए, तो इसे क्या माना जाए? क्या वहां जाकर ब्रायन लारा से मुलाकात करेंगे? हम लोग ब्रायन लारा कहते हैं, आम लोग बोलचाल में ब्रायन लारा कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को मैंने कहते सुना है ब्राउन लारा, उनके शब्दों में वो ब्राउन लारा है। तो क्या वो ब्राउन लारा से मिलते हुए नजर आएंगे? क्या वो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बाद अर्जेंटीना जाएंगे तो क्या वहां डिएगो मैराडोना से मिलते नजर आएंगे, या ब्राजील जाकर रोनाल्डो से मिलते हुए नजर आएंगे? ये सवाल दरअसल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जब गुयाना के दौरे पर गए थे, तो वहां उन्होंने कालीचरण, भूतपूर्व क्रिकेटर एल्विन कालीचरण से मुलाकात की थी। और ऐसी मुलाकातों में नरेंद्र मोदी को मजा आता है, लेकिन संसद में विपक्ष के सामने बैठने में नरेंद्र मोदी को संभवतः मजा नहीं आता। विपक्ष के सवालों का जवाब देने में संभवतः मजा नहीं आता। नरेंद्र मोदी को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने और सत्ता की जवाबदेहियों को इस देश की मिजाज के साथ जोड़कर देखने में शायद मजा नहीं आता। और जब सवाल संघ की क्रेडिबिलिटी का खड़ा हो गया है, वैसे इस देश के लोगों में संघ की कितनी क्रेडिबिलिटी है वो सबको पता है, लेकिन व्यक्ति या संस्था खुद को तो इस मुगालते में रखती है कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। तो संघ को जब ये लग रहा है कि उसकी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं मोदी सत्ता की वजह से कसौटी पर है, तो किया क्या जाए? आप मोहन भागवत के पिछले कुछ वर्षों के और कुछ महीनों के बयानों को ही देख ले, तो कुछ चंद बयानों को यदि मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर रखूं, तो तमाम तस्वीरें साफ हो जाती है। जिस वक्त भाजपा के बड़े बड़े नेता कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, उस वक्त मोहन भागवत ये कह रहे थे कि कांग्रेस के बिना इस देश में लोकतंत्र की कल्पना हम नहीं कर सकते। जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सत्ता पक्ष दावे कर रहा था, उस वक्त मोहन भागवत नागपुर में बैठकर कुछ बुनियादी सवाल जो भाजपा के अंदर से मौजूदा दौर में चरण वंदना संस्कृति के दौर में कोई उठाने की हिमाकत नहीं कर सकता, कम से कम इशारों और संकेतों में और सीमित शब्दों में ही सही मोहन भागवत ने उठाया तो था। लेकिन ये क्या, उठाकर वो चुप हो गए। और आज जब भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, अध्यक्ष का चुनाव अब तक अटका हुआ है, उस वक्त नरेंद्र मोदी का दिल्ली से नदारद हो जाना, संघ की बैठक के वक्त ही विदेश दौरे की टाइमिंग को तय कर लेना,
ये रिश्ता काफी कुछ कह रहा है। कहीं ना कहीं अनइजनेस है, कहीं ना कहीं वो परिस्थितियां विद्यमान है जिन परिस्थितियों को लेकर गाहे बगाहे चर्चा होती रहती है। आखिर वो कौन सा कारण है जो भाजपा अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही? क्या संघ ये दबाव दे रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि संजय जोशी को अध्यक्ष बनाओ या वसुंधरा राजे को अध्यक्ष बनाओ? क्या संघ नरेंद्र मोदी पर 75 साल का वो क्राइटेरिया जो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या जसवंत सिंह या शांता कुमार जैसे लोगों पर, यशवंत सिन्हा जैसे लोगों पर लगाया गया, क्या उसी क्राइटेरिया को नरेंद्र मोदी के ऊपर लागू करना चाहता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी भी इसी 17 सितंबर को 75 साल पूरे कर 76वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये परिस्थितियां जब विद्यमान है तो उन परिस्थितियों के आईने में क्या सवाल जवाब का सिलसिला अब सत्ता के शीर्ष और संघ के शीर्ष के बीच आकर आइडियोलॉजी से कहीं ज्यादा क्रेडिबिलिटी के संकट के रूप में खड़ा हो गया है कि आखिर जनता के बीच एक पैरामीटर का ढिढोरा जो 2014 में पीटा गया, जिन अच्छे दिनों की बात 14 में की गई, उन अच्छे दिनों को लोग देख नहीं पा रहे, तो क्या संघ भी अपने अच्छे दिनों को नहीं देख पा रहा? सवाल कई सारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई सारे सवाल हैं। रबर स्टाम्प मुख्यमंत्रियों की, पर्ची से चुने गए मुख्यमंत्रियों की पूरी तादाद, दूसरी पार्टियों से जो संघ की परिभाषा के दायरे से बाहर के हैं, कोई आकर मुख्यमंत्री बन जाता है तो कोई विपक्ष का नेता बन जाता है, कोई ईडी का प्रेम पत्र पाकर आता है तो कोई सीबीआई का प्रेम पत्र पाकर आता है। और इन सब से आगे कार्यकर्ताओं की हैसियत क्या दरी बिछाने वालों की हो गई है, क्योंकि केंद्र में रिटायर्ड और वीआरएस ले चुके ब्यूरोक्रेट की लंबी कतार बतौर मंत्री जो देखी जा रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए या कोई भी राजनीतिक पार्टी होती तो उन सब के सामने ये परिस्थितियां उत्पन्न होती कि आधा दर्जन के करीब मंत्री बड़े बड़े मंत्रालय लेकर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के रूप में बिठा दिए जाएं और कार्यकर्ता की जो भूमिका है वो भूमिका कहीं ना कहीं सीमित होती हुई दिखाई दे, तो सत्ता और संगठन कहीं ना कहीं संगठन कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में सामने दिखाई देता हो, तो सत्ता के लिए अपना बचाव करना मुश्किल हो जाता है। चाहे इस देश के अर्बन मिडिल क्लास की भाजपा से बढ़ रही दूरी हो, वो दूरी किस रूप में बढ़ रही है? उस रूप में बढ़ रही है जिस भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ के जमाने में से यदि याद करें तो कहा जाता था कि दिल्ली में पहाड़गंज की पार्टी है जनसंघ, यानी पाकिस्तान से भारत के विभाजन के वक्त जो लोग शरणार्थी के रूप में आए थे उसमें जनसंघ का जनाधार बताया जाता था, व्यवसायियों के बीच जनाधार बताया जाता था, और धीरे धीरे वो जनाधार शहरी मध्य वर्ग के बीच फैलता हुआ गया। लेकिन शहरी मध्य वर्ग की जो हालत पिछले 10-11 सालों में हुई है, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे इस देश में प्राइवेट सेक्टर की कमर टूटना हो, चाहे इस देश में पब्लिक सेक्टर के दिवालियेपन के हद तक पहुंचने वाली कुछ कंपनियों का जिक्र करें तो उनकी कमर टूटना हो, हर जगह लोगों को दिख रहा है कि नौकरी पेशा समाज जो कहीं ना कहीं खुद को उसे लग रहा था कि अब वामपंथी ताकतें कमजोर हुई है, लाल सलाम कमजोर हुआ है, तो कहीं ना कहीं भगवा प्रणाम करने की तरफ आगे बढ़ा जाए, तो लाल सलाम के लोग यानी वामपंथी दलों के लोग जब उनके कर्मचारी संगठनों में उनके हितों को लेकर लड़ाई लड़ते थे, वो दौर जैसे ही 2011 में बंगाल हारने के बाद सीपीएम और लेफ्ट का वर्चस्व टूटने के बाद जो गिरता दिखाई दिया, इस मध्य वर्ग को एकमात्र आस भारतीय जनता पार्टी में नजर आई थी। बीएमएस सबसे बड़े, भारतीय मजदूर संघ खुद को सबसे बड़ा मजदूर संघ कहता है जो संघ का आनुषंगिक संगठन है, लेकिन आज स्थिति क्या है? लेबर लॉ को कमजोर किया गया, मजदूरों में अलग रोष है, कर्मचारियों में अलग रोष है, एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे किसानों की स्थिति अलग खराब है, और उन सब से आगे जाकर देखें तो जिस तरह से कॉर्पोरेट फ्रेंडली विवादास्पद कृषि कानून बनाए गए, सत्ता ने जिस तरीके से हर जगह सुपरविजन की प्रक्रिया के तहत बायोमेट्रिक पहचान को हर स्कीम के लिए जरूरी बनाना जरूरी समझा, आवश्यक समझा, तो उसके बाद साफ साफ दिखाई देने लगा कि भारतीय मध्य वर्ग या दुनिया का कोई भी मध्य वर्ग भी 24 आवर यानी 24 घंटे उस सुपरवाइजरी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकता। और जब वो सुपरवाइजरी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता के साथ दूरियां तो उसकी बढ़ेंगी, क्योंकि उसे न तो नौकरी की वैकेंसी दिख रही है और न ही बाजार में मांग दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच चुनावी हिंदुत्व की मांग कब तक टिकती?
हिंदुत्व की चाशनी में लपेटकर मोदित्व की ब्रांडिंग करने की कवायद कब तक सफल होती? स्वाभाविक है कि उसे भरभरा कर गिरना था, और भरभरा कर गिरने की प्रक्रिया जो काफी पहले से शुरू हो चुकी होती, पुलवामा की घटना के बाद उस प्रक्रिया पर एक तात्कालिक ब्रेक 2019 में लग गया, और वो प्रक्रिया 2024 में, यूं कहें कि 2023 में कर्नाटक चुनाव के बाद से तेज होती हुई दिखी, और 400 पार का नारा जब पूरी तरह से भटकता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद तो साफ दिखाई देने लगा कि भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं लाभार्थी चेतना को वोट बैंक में तब्दील करने की ताकत भी गंवा चुकी है। मध्य वर्ग की सहानुभूति को गंवाने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चली है, और इन सब के आसरे लोकतंत्र में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक मुद्दों का समावेश करने की संघ की जो ताकत मानी जाती रही है, वो कथित ताकत भी अब खत्म सी हो चली है। और इन सब के बीच सवाल तो अस्तित्व का है। किसके? भाजपा के या संघ के? 100वें साल में संघ है, 1925 में स्थापना हुई थी, आज 2025 है। 100 साल के बाद संगठन की कार्यप्रणाली में जंग लगना स्वाभाविक हो जाता है। कांग्रेस के 100 सालों को भी अगर आप याद करें तो 1885 के बाद जब 1985 में कांग्रेस का शताब्दी वर्ष हुआ, उस साल राजीव गांधी जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था? यही कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसे में तब्दील हो जाता है। यानी सिस्टम के अंदर दलाल संस्कृति हावी हो चुकी है इस देश के अंदर। इसके सार्वजनिक रूप से उल्लेख राजीव गांधी ने किया था। संघ सत्ता तो उसे केंद्र में सिर्फ 17 साल की भोगी है। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की और 11 साल नरेंद्र मोदी की। क्या इन 17 सालों की सत्ता ने ही संघ को इतना खोखला कर दिया कि उसका कोई प्रचारक सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद उसकी अनदेखी करता हुआ नजर आए? हालात तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। और जो संबंधों के बीच में दूरी दिखाई दे रही है, वो दूरी क्या सितंबर आते आते नेतृत्व परिवर्तन की मांग में तब्दील हो जाएगी? असली बात यह है कि नड्डा को बीजेपी हटाना नहीं चाहती, और बीजेपी हटाना भी चाहती है तो मौजूदा नेतृत्व हटाना नहीं चाहता। उतना लॉयल और प्रतिबद्ध कम से कम मोदी शाह को कोई और नहीं मिल रहा। कारण क्या है? जस्टिस चंद्रचूड़ की संविधान पीठ ने इस मामले को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा फंसाने वाला बना दिया। देश के लिए लोकतंत्र के लिहाज से एक बेहतरीन फैसला, दलों के आंतरिक लोकतंत्र के लिहाज से एक बेहतरीन फैसला, लेकिन सत्ता और पार्टी को जेब में निजी संपत्ति समझकर चलने वाले लोगों के लिए एक आफत विपदा बनकर सामने आया महाराष्ट्र वाला जजमेंट। और उस जजमेंट में पार्टी का व्हिप चाहे किसी भी सदन में हो, संसद से विधानसभा तक, उसे बहाल करने का अधिकार, उसे नियुक्त करने का अधिकार पार्टी के संसदीय दल के नेता से या फ्लोर लीडर से वापस लेकर पार्टी आला कमान को सौंपने का जो फैसला लिया, उसकी पहली बानगी तब दिखी जब नीतीश कुमार ने ललन सिंह की जगह खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। क्या पता कल को पार्टी हाथ से निकल जाए, जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हाथ से निकली और शरद पवार के हाथ से एनसीपी निकली। शिवसेना एनसीपी दोनों हाथ से निकल गए। क्या पता वही खेल जेडीयू में हो जाए। लिहाजा आलाकमान बनने का फैसला भी नीतीश कुमार ने खुद कर लिया। अभी जेपी नड्डा को सामने रखकर आलाकमान के रूप में इसमें कोई शक नहीं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए 2 लोग ही काम कर रहे हैं। अब इस तरह से सत्ता के शीर्ष के अधिकार सौंपने वाला आलाकमान, जिसमें पार्टी पे व्हिप की नियुक्ति, जिस व्हिप के सहारे संगठन सत्ता को कंट्रोल कर सकता है या संसदीय दल को कंट्रोल कर सकता है, उस तरह का अध्यक्ष मिले तो कैसे मिले, और उस तरह के नाम पर संघ सहमत हो तो कैसे हो? यही तो असली जिच है। क्या पता संजय जोशी अध्यक्ष बन जाए या संघ चाहता हो, क्या पता वसुंधरा राजे अध्यक्ष बन जाए या उन्हें संघ चाहता हो, और फिर ये दोनों अपनी मर्जी से व्हिप की नियुक्ति करें, और उसके बाद व्हिप उसी तरह से संसदीय दल की बैठक बुला ले जैसे पंजाब में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बुला ली गई थी, और विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पता तक नहीं था कि विधायक दल की बैठक बुला ली गई, नया नेता चुन लिया गया। वही हालात तो नहीं हो जाएंगे नए अध्यक्ष के बाद? यही असली डर है, और इसी डर से बचने के लिए आमना सामना होने की, कम से कम व्यक्तिगत रूप से तो आमना सामना हो जाता है, लेकिन 250 प्रतिनिधियों के साथ आमना सामना होने की स्थिति से बचने की हर संभव कवायद की जा रही है, ऐसा साफ साफ प्रतीत होता है।
अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन संबंधों में इस तरह की अनइजीनेस यदि दिखाई दे रही है, यदि इस तरह से परस्पर विश्वास का अभाव दिखाई दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को जब एक ऐसे राज्य का चुनाव पेश करना है, ऐसे राज्य के चुनाव का सामना करना है जिसमें उसके पास चेहरा भी उधार का है, जनता दल यूनाइटेड का, जहां उसके पास संगठन भी पूरी तरह से दूसरे दल से और सभी पार्टियों से घूमकर आए हुए लोगों के हवाले छोड़ा गया है, और जहां सत्ता और संगठन दोनों भी उधार का दिखाई दे रहे हो, यहां तक कि अपना विधानमंडल दल का नेता भी उधार का दिखाई दे रहा हो, दूसरे दल से आयातित नेता कह सकते हैं, तो फिर उस राज्य के चुनाव के पहले यदि सत्ता और संगठन की दूरी और ज्यादा दूरी में तब्दील होती है, तो वो दूरी राजनीतिक तौर पर और व्यावहारिक तौर पर परिणाम के प्रभाव के आधार पर वो दूरी उससे कहीं ज्यादा हो सकती है जितनी दिल्ली से त्रिनिदाद और टोबैगो की दूरी है। लेकिन दूरियों के दौर में नजदीकियों की चिंता कौन करता है? संभवतः नरेंद्र मोदी करते हो, संभवतः अमित शाह करते हो, या संभवतः भारतीय जनता पार्टी करते हो, और उन सब से आगे मोहन भागवत भी शायद करते हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन फिलहाल हालात तो विकट नजर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।